हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू एग्जाम समाधान। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आई एम चेतना सोनी। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियसली हम पॉलिटी पढ़ ही रहे हैं इतने दिनों से। अभी हमारे 15-20 लेक्चर हो गए हैं। अभी आपको पता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक से हमने स्टार्टिंग की थी हमारी पॉलिटी की, जो हमारा बेस टॉपिक होता है। किसी भी चीज़ को, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो हमेशा बेस टॉपिक से स्टार्ट करना चाहिए, सो दैट क्या होता है कि आप आगे के जो भी आप चीज़ें कनेक्ट करेंगे आगे के, जैसे कि आपको हमेशा जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, 0 to 10 आते हैं आप, तो सेम चीज़ है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट किया है। अभी हम प्रीवियस लेक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सेलिएंट फीचर देखते हुए आए हैं। आज भी हम वही करेंगे। आज हमारे जो सेलिएंट फीचर है उसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये क्या चीज़ है, इसका क्या मतलब है, ये आपको पूरा कंटेंट हम समझाएंगे। ओके, जैसे प्रीवियसली आपने देखा फंडामेंटल राइट्स, याद होगा आपको। तो इससे पहला लेक्चर फंडामेंटल राइट था, और ये आपका क्या है, ये आपका बेसिकली 9th फीचर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेलिएंट फीचर है। अब हम देखते हैं आगे कि डीपीएसपी होता क्या। अभी हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए से देखते हैं कि आप देखिए डीपीएसपी मीन्स, अब हम एक बहुत ही एक मिनिमल सा, एक रिलेटेबल सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब आपके पास, आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है, आपकी सैलरी है 20,000। ओके, तो आपने अपने हर एक खर्चे सोचे हुए होते हैं कि मुझे इतना खर्चा करना है यहाँ पे खाने में, मुझे इतना खर्चा करना है शॉपिंग में, मुझे इतना खर्चा करना है घूमने में। ओके, तो आपकी ये सब चीज़ें क्या है, डिसाइडेड होती है। और आपके क्या है, घर से एक घर पे भी आपको कुछ लाइक हर कोई करता है कि आपको क्या कुछ पैसे घर पे भेजने होते हैं, या फिर आपका लाइक अगर घर नहीं है तो आप मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, फिर कुछ डोनेशन होता है, कुछ चीज़ें होती है। ये क्या आपका एक ऐसे एक साइकिल चल रहा है कि आप वो चीज़ें करते हैं, ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं। अब उसमें क्या हो गया, किसी महीने मान लीजिए कि आपकी सैलरी 20,000 नहीं आई है, किसी महीने आपकी सैलरी आई है 15,000। अब उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप अपना खर्चा निकालेंगे, अपना आपका पहले आपका रहने का, खाने पीने का जो चीज़ें है ना, आप वो प्रिजर्व करेंगे। उसके बाद में आप सेकेंडरी वो चीज़ देखेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं तो वो चीज़ें जो आप घर पे भेज रहे थे, या फिर जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो आप कर तो रहे थे रेगुलर बेसिस पे, लेकिन कुछ डिस्टरबेंसेस की वजह से आपने इस बार नहीं की। ये मेरा आपको बताने का एक रीजन था। अब आप जो ये चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको वो बहुत ही इजी लगेगा। आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है। इस एग्जाम्पल के साथ साथ अब हम चीज़ें पढ़ते हैं। अब देखिए आप, फर्स्ट लाइन क्या है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. Ambedkar, the DPSP is a novel feature of the Indian Constitution. Unlike the fundamental rights, the DPSP are non-justiciable in nature, that is, they are not enforceable by the courts for their violation. अब आपको ये स्टेटमेंट मैंने पढ़ के बता दी, लेकिन इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों अलग चीज है, ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और उनमें डिफरेंस ये है कि जो डीपीएसपी है वो भी क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है, और फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है, जस्टिसिएबल है। इतना डिफरेंस है। और बाकी क्या है, इनका काम क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है, इस चीज से आप क्या समझते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब है कुछ ऐसे गाइडलाइंस, कुछ ऐसी सोच, कुछ ऐसे सिद्धांत। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब अगर मैं आज इस रूम में हूं तो मुझे कुछ गाइड किया है कि आपको इसको चलाना कैसे है, आपको बात कैसे करनी है, तो ये क्या, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये मुझे बताया गया है। फॉर स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट, अब हम आगे हर चीज पढ़ेंगे कि स्टेट क्या है, इसमें क्या चीजें हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक तरह से आप जिस तरह से काम करते हैं उसको एक तरह से जो गाइड कर रहा है, जो डायरेक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और ये जो चीज में आप जो पढ़ रहे हैं, ये किसी इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट में नहीं पढ़ रहे हैं, किसी के रेफरेंस में नहीं पढ़ रहे हैं, ये आप गवर्नमेंट के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। तो अभी हम इसको इलेबोरेट करेंगे और ज्यादा। अभी जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल वो इसीलिए दिया है कि आपको उसके बारे में मैं आगे आपके साथ उससे कनेक्ट होंगी। अभी हम देखते हैं। अब B.R. अम्बेडकर जी क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो डीपीएसपी है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन का नोवल फीचर है। नोवल इन द सेंस, जैसा फंडामेंटल राइट हमारा अच्छा फीचर है, वैसे ही डीपीएसपी हमारे नोवल फीचर है, बेसिक अच्छे फीचर है। अब आगे हम आते हैं। आगे ये बोलते हैं कि जो फंडा से हमको पहले भी बताया कि डीप फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, वो अगर कोई आपका वायलेट कर रहा है
तो आप कोर्ट में चले जाइए। लेकिन अगर आपके जो डीपीएसपी ये कोई वॉयलेट कर रहा है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, कंप्लेन नहीं कर सकते। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, कुछ एक प्रिंसिपल दिए गए हैं स्टेट को कि आप ऐसे ऐसे काम करिए। हो सकता है वो नहीं भी करे। आपने मुझे बता दिया कि आपको कैसे पढ़ाना है, मुझे आपको कैसे पढ़ना है, आप हमें कैसे कनेक्ट होना है, लेकिन क्या पता मैं वो चीजें ना कर पाऊं। तो वो होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की एक कहानी। अब हम आगे देखते हैं। दे आर इन्यूमिनेटेड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी जो है वो पार्ट 4 में है। मैंने आपको पहले बताया था कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे पार्ट 3 में है, डीपीएसपी जो है वो हमारे पार्ट 4 में। अब हम आगे पढ़ते हैं। द डीपीएसपी इज नोन एज सिस्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। डीपीएसपी को क्या बोलते हैं? सिस्टर ऑफ फंडामेंटल राइट। बस फर्क इतना है कि ये क्या है कि एनफोर्सेबल नहीं है। अब हम आगे देखते हैं। दे आर सब्सिडरी टू फंडामेंटल राइट्स। सब्सिडरी मीन्स ये क्या है, पैरेलली काम कर रहे हैं। अगर कोई एक फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम है तो डीपीएस में भी कुछ ऐसी अच्छी बातें लिखी हुई है जो कि उसको सपोर्ट करती है, सब्सिडरी है। अब हम आगे देखते हैं। डीपीएसपीज आर मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 36 to 51। जैसा कि आपको पता है कि 14 से लेके 32 तक क्या था हमारा? फंडामेंटल राइट था, ठीक है, आर्टिकल था। और जो ये आर्टिकल है ना 36 to 51, ये क्या बताते हैं आपको? ये बताते हैं आपको डीपीएसपी कि हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है क्या। इसके बीच में जितने भी आर्टिकल आएंगे ना, ये सारे आर्टिकल डीपीएसपी है। ओके, अब हम बात करते हैं। दे आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये बोरो किया है और आयरलैंड ने इसको स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। मतलब ये क्या, सेकेंड टाइम बोरो हुए हैं। अब देखिए आप, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड विच हैड कॉपीड इट फ्रॉम स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहां से लिया था? स्पेन से लिया था। इफ वी कंसाइज आर प्रियम्बल, अगर हम अपने प्रियम्बल को कंसाइज करें, लाइक एक आप समझिए कि समरी करें, तो हमारा प्रियम्बल क्या कहता है? इट हैज मेनली 3 गोल्स। इसके मेनली 3 ही गोल है। वो गोल क्या है? टू अचीव सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। कौन सा जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। हमारा प्रियम्बल के अंदर, अगर आप, हम आगे प्रियम्बल की भी बात करेंगे, अगर आप प्रियम्बल का फर्स्ट पेज देखो तो उसमें बेसिकली यही कहा गया, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। अब ये बात यहाँ पे क्यों कर रहा है? and the combined responsibility for meeting these goals is carried out by fundamental rights and DPSP। अब देखिए, हमारे प्रियम्बल में ये चीज बोल दी कि आपको सोशल जस्टिस लाना है, आपको इकोनॉमिक जस्टिस लाना है, आपको पॉलिटिकल जस्टिस लाना है। लेकिन अब इसको लाएगा, अब इसको लाने के लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं ना। आपने बोल दिया कि आपको लाइक एरोप्लेन बनाना है, तो आपके पास कुछ ब्लूप्रिंट, कुछ असेंबल करने का कुछ एक प्रिंट होना चाहिए ना। आप ऐसे ही थोड़ी कर लेंगे। तो अगर आपके प्रियम्बल के अंदर जो टर्म्स दी है, प्रियम्बल इज वेरी, एक कह सकते हैं कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी नेशन के लिए। प्रियम्बल के अंदर जो चीज दी गई है उसको मेंटेन कैसे रखना है, उस जो कही हुई बात है उस पर कायम कैसे रहना है, वो कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा, उसमें कौन हेल्प करेगा, उसमें कौन हेल्प करता है? फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट डायरेक्टली एसोसिएटेड है प्रियम्बल से। अब हम आगे देखते हैं। आगे ये क्या बोलता है? आगे बोलता है कि डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। आई होप सो कि आपको ये दिख रहा होगा, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज, ठीक है। तो अभी हम डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अभी अगर आप डिफरेंस की बात करें तो जैसे कि आप देखिए, फर्स्टली तो मैंने आपको बताया है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो क्या है? जस्टिसिएबल है, और डीपीएसपी क्या है? जस्टिसिएबल नहीं है। सबसे बड़ा डिफरेंस है ये। आपको सबसे इजी भी रहेगा कि फंडामेंटल राइट्स अगर आपके वॉयलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहीं डीपीएसपी में कुछ होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। आप देखिए, फर्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या कहता है? फंडामेंटल राइट्स एज दे ले डाउन सर्टेन थिंग दैट मस्ट नॉट बी डन बाय द स्टेट इफ दे विश टू अचीव जस्टिस, एग्जाम्पल इनइक्वालिटी, आर्बिटरीज एक्सेट्रा। अब इसको आप लाइन को समझिए। फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो स्टेट को, स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, वो स्टेट को ये बोलते हैं कि आपको ये चीजें नहीं करनी है, आपको किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। वो एक तरह से उनको समझा रहे हैं कि ये नहीं करना है। तो जो नहीं करना वाली बात है ना वो फंडामेंटल राइट बोलता है। अब हम डीपीएसपी की बात करते हैं। डीपीएसपी आर काइंड ऑफ पॉजिटिव राइट्स which lays down certain thing that state must do to meet the end of justice।
अब अगर आपको न्याय करना है, अगर आपको सब चीजें करनी है, तो फंडामेंटल राइट में जो चीज लिखी है वो आपको करनी नहीं है, उसका आपको ध्यान रखना है, और जो डीपीएस में लिखा हुआ है वो आपको करना है। आप समझिए ना कि जैसे फंडामेंटल राइट में क्या लिखा हुआ है कि आपको किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, किसी को भी आपको मारना नहीं है, किसी को भी आपको एक्सप्रेस करने से रोकना नहीं है, किसी को भी आप रिलीजियसली फेथ करने से रोक नहीं सकते। तो ये सब चीजें लिखी हुई है, और डीपीएसपी जो है उसमें लिखा हुआ है कि ये करो ताकि स्टेट अच्छा काम कर सके, ये करो ताकि सिटीजन खुश रह सके। तो ये डिफरेंस, आई होप आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। फंडामेंटल राइट वो चीज है जो गवर्नमेंट को बताती है कि अगर आप ये करोगे तो आप जस्टिस नहीं कर पाओगे, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मतलब वहां पे क्या है, वो एक लॉ, एक लिमिटेशन सेट करती है कि नहीं, अब इतना जो भी हो, लेकिन हाँ आप किसी के रिलीजियस पे, किसी को रिलीजन पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो ये चीजें फंडामेंट नहीं कर सकते, ये नहीं करना है, समझ रहे हो ना आप? आई थिंक आप पॉइंट समझ रहे होंगे, नहीं करना है, ये क्या फंडामेंटल राइट बताता है, डीपीएस बताता है ये करना है, ये करो ये करो ये करो। आई थिंक आपको समझ आ गया। अब आगे हम चलते हैं। अब आगे क्या, सेकेंडली फंडामेंटल राइट आर मोर कंसर्न विद पॉलिटिकल जस्टिस। अब आप देखिए ना, फंडामेंटल राइट में क्या है, बेसिकली सारा पॉलिटिकल जस्टिस ही है, सारा पॉलिटिकल जस्टिस है उसमें। बेसिकली अगर आप देखा जाए तो कि क्या वो पॉलिटिकल एसोसिएट है कि नहीं, फ्रीडम होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो उसमें क्या है, पॉलिटिकली एसोसिएटेड ज़्यादा है, वो पॉलिटिकल जस्टिस से एसोसिएटेड है। वाइल डीपीएसपी आर मोर कंसर्न विद सोशल जस्टिस, वो क्या है, ग्राउंड पे, एक सोशल लेवल पे जो जस्टिस होता है उसके ऊपर डीपीएसपी काम करता है, ठीक है। और इकोनॉमिक जस्टिस, और जो क्या है कि सबको एक जैसा, मतलब इकोनॉमी इन द सेंस कोई भूखना मरे, इस तरह की चीज़ें, सबको एक कॉमन लिवलीहुड तो हो, ऐसा नहीं हो कि कोई बाहर भिखारी की तरह रहे, ऐसा चाहते नहीं है, फिर भी ऐसा होता है हर देश की इकोनॉमिक में, बिकॉज हर कोई एक जैसे स्टेज पर नहीं रह सकता, तो ऐसा होता है। बट हाँ, गवर्नमेंट हमेशा इम्प्रूवमेंट की ओर ही जाती है। तो बेसिकली जो डीपीएसपी है वो सोशल जस्टिस में, इकोनॉमिक जस्टिस में, इन सब में ज़्यादा ध्यान रखता है। लेकिन फंडामेंटल राइट एक स्ट्रिक्ट राइट हो गया, तो वो क्या पॉलिटिकली थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है उनका। अब हम आगे देखते हैं थर्ड फीचर क्या है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फंडामेंटल राइट क्या है, जस्टिसिएबल है, और डीपीएसपी क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है। हम आगे देखते हैं, देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अब आपको मैं इसकी कैटेगरी बता देती हूँ। अब क्या है, 3 कैटेगरी कर दी, आप मान लीजिए किसी भी चीज़ की 3 कैटेगरी कर दी, ये कर दिया एक ये कर दिया। अब क्या है, वो 3 तरह से पॉलिसी बना सकता है। डीपीएसपी बेसिकली क्या है कि जब भी कोई स्टेट पॉलिसी बनाएगा ना, जैसे कोई स्टेट कोई भी पॉलिसी बना रहा है कि लाइक आप यही लगा लीजिए कि इस महीने इस साल उनको जो लाइक खेती करनी है वो किस टाइप में करनी है। कई बार और हर बार गवर्नमेंट गाइड करती है, गवर्नमेंट के गाइड्स आते हैं, वो हर किसानों को जागरूक करने के, उनके बहुत सारे चीज़ें होती है। हम छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि अगर वहाँ पे, अगर हम उस चीज़ को रिलेट करें तो वहाँ पे कैसे काम होगा, डीपीएसपी को वहाँ पे आप कैसे रिलेट करोगे। तो जैसे डीपीएसपी क्या करेगी, एक पॉलिसी बनाएगी कि 5 बंदों की टीम भेज दो इस गाँव में। गवर्नमेंट क्या करेगी, 5 बंदों की टीम भेज दो और इस गांव में भेज दो, ये एक गांव है, यहाँ पे 5 बंदों की टीम जाएगी और वो क्या करेगी, अवेयर करेगी फार्मर्स को कि आप ऐसे ऐसे फसल उगाना, ये करना वो करना। तो ये करना है, मैंने आपको बताया था ना डीपीएसपी क्या गाइड करता है कि ये करना है। अब ये जो पॉलिसी बन रही है, अब वो जाके अवेयर करेंगे, पर अवेयर क्या करेंगे, उनके पास डॉक्यूमेंट क्या होगा अवेयर करने के लिए, पॉलिसी होगी। तो वो पॉलिसी जो बनेगी ना, वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी ऑब्वियसली। तो पॉलिसी बनाने के 3 तरीके हैं, पॉलिसी बनाने के 3 तरीके हैं। एक तरीका है, आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ, सोशलिस्ट। कौन सा तरीका है, सोशलिस्ट। एक तरीका है गांधीयन, गांधी जी से एसोसिएटेड है ये। और एक तरीका है लिबरल और इंटेलेक्चुअल, लिबरल और इंटेलेक्चुअल, ठीक है। तो इस 3 तरीके से आप कोई पॉलिसी को डिजाइन कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि आपके पास 3 तरीके हैं किसी भी पॉलिसी को डिजाइन करने के लिए। और डीपीएसपी का मतलब ही क्या हुआ, डीपीएसपी का मतलब ही है डायरेक्टिव गाइडलाइंस, जो क्या स्टेट देता है। जो स्टेट कोई भी अगर लॉ ला रहा है कि नया, अगर कोई भी चीज रोक रहा है, कोई कहीं बैन लगा रहा है, जैसे कोविड में बहुत सारे गाइडलाइंस आई थी, तो वो इन सब चीजों को ध्यान में रख के बनाई जाती है। डीपीएसपी का मेन काम यही है कि स्टेट कोई भी कानून लाए ना,
तो वो पहले डीपीएसपी पढ़ ले, डीपीएसपी में क्या क्या लिखा हुआ है। डीपीएसपी वॉयलेट नहीं होना चाहिए, और अगर वॉयलेट भी होना चाहिए, हो रहा है अगर, तो कुछ लेवल तक। ऐसा नहीं है कि आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को ही खत्म कर दो। समझ गए अब आप? जब स्टेट कोई नया कानून बनाता है तो स्टेट को ध्यान रखना चाहिए कि जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमें दिए हुए हैं, आर्टिकल, ये आपको बताया था मैंने कि जो हमारे आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक जो हमारे डीपीएसपी दिए हुए हैं, ये वॉयलेट नहीं होने चाहिए। स्टेट को ध्यान रखना पड़ेगा कोई भी कानून बनाते टाइम, ठीक है। और चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइजेशन हो सकता है, लेकिन हाँ, आप स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई जो स्टेटमेंट लिखी हो उसको उल्टा ही कर दिया, वो चीज नहीं कर सकते। आप देखिए डीपीएसपी कितने टाइप के होते हैं, अब हम देखते हैं। ऑल थ्री कैटेगरी डीपीएसपी गाइड द स्टेट इन इट्स पॉलिसी मेकिंग। डीपीएसपी का तो काम ही पॉलिसी मेकिंग का है। दे डिफर इन देयर अप्रोचेज, इन सब की क्या अपनी अपनी अप्रोच। अब गांधी जी अपने हिसाब से चीजें बताएंगे, उन्होंने जब ऐसा विचार रखा तो उनकी सोच कुछ अलग थी, मेरी सोच कुछ अलग। अब चार लोग भी अगर आप कहीं पे रखोगे, किसी भी सलाह लोगे किसी भी टॉपिक पे, तो वो भी आपको अलग अलग सलाह देंगे। आप देखिए, डिफर इन देयर अप्रोचेज एंड प्रायोरिटीज। किसी की प्रायोरिटी होती है एग्रीकल्चर को बढ़ा दो, किसी की प्रायोरिटी नहीं 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 बिजनेस बढ़ाओ, किसी की प्रायोरिटी होती है नहीं 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 वुमेन्स की आप हेल्थ पे ध्यान दो। तो ये सब चीजें हैं। तो अब देखिए आप कि द सोशलिस्ट डीपीएसपी फोकस ऑन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। अब सोशलिस्ट से आपको नाम से समझ आ रहा होगी कि सोशल है, तो सोशलिस्ट डीपीएसपी फोकस करता है, किस पे फोकस करता है? फोकस करता है कि रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। ये जो इनइक्वालिटीज है ना, कोई बड़ा अमीर है कोई बड़ा गरीब है, तो इकोनॉमिकली और सोशली जो इनइक्वालिटीज है, आप कास्ट से लगा लीजिए, सोशली जहाँ भी इनइक्वालिटी है वो खत्म हो या कम हो। अब क्या, प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस भी प्रोमोट करते हैं वो थ्रू दी स्टेट इंटरवेंशन। स्टेट के थ्रू वो इंटरवेंशन जो होती है उनमें क्या प्रमोट करवाते हैं। द गांधीयन डीपीएसपी, अब क्या है, गांधीयन डीपीएसपी क्या करता है, ये किस पे फोकस करते हैं? द एम्फेसाइज कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट। वो कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट पे जोर देते हैं। जैसे कि आपकी कम्युनिटीज होती है, बेसिकली आप मान लीजिए कि कोई रूरल एरिया है, जैसे उनका कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट एंड रूरल एम्पावरमेंट। रूरल को एम्पावर करना है, विलेज में फैक्ट्री मतलब छोटी छोटी आप जो इंडस्ट्रीज हैं इनको आप आगे बढ़ाओ, इस तरह की चीज़ें। और कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट, जैसे कि अब कोई गुजराती कम्युनिटी है, राजस्थानी कम्युनिटी है, इसको आप आगे लाओ, इसको पीछे नहीं होना चाहिए। अगर ये भी कोई काम कर रहे हैं तो इनको सपोर्ट करना है, ठीक है। अभी उसके बाद में क्या है, द लिबरल डीपीएसपी। तीसरा कौन सा है? लिबरल, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है। लिबरल डीपीएसपी एम्फेसाइज इंडिविजुअल फ्रीडम्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज। अब आप देखिए लिबरल जो है वो क्या है, इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, और क्या है, पॉलिसीज ऐसी बनाते हैं वो, जो लिबरल के अकॉर्डिंग जो पॉलिसी बनेगी, जो क्या इंडिविजुअल फ्रीडम्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे क्या है कि इंडिविजुअल को फ्रीडम भी सिक्योर रहे और क्या इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो। जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो बनती है ना, वो इन्हीं के अंडर बनती है, वो क्या लिबरल्स का ही आइडिया है। आप देखिए, डीपीएसपी आर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल प्रिंसिपल्स। ये मैंने आपको बता दिया। हम आगे देखते हैं। आगे देखिए आप, सोशलिस्टिक डीपीएसपी। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, ये मैंने आपको इसीलिए हाईलाइट किया है कि सोशलिस्ट जो डीपीएसपी है ना, एक्चुअली सोशलिस्ट डीपीएसपी में ये आर्टिकल आते हैं, इतने आर्टिकल। तो ये जो आर्टिकल है, ये आप इनका, इनकी जो छवि है, इनके अंदर जो रिफ्लेक्शन है, वो आपको खुद को पता लग जाएगा कि ये डीपीएसपी तो सोशलिस्ट होगा। आपको पढ़ना कैसे है, आपको जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं कोई भी अगर आर्टिकल पढ़ा रही हूँ तो आपके दिमाग में पहले आ जाना चाहिए कि सोशलिस्ट, सोशल तो होता है जो लोगों की इनइक्वालिटी दूर करे, सबको जस्टिस दे, अच्छा मतलब एक लाइक अच्छे अच्छे वाला सा कानून। तो उस टाइप में क्या रहता है कि आपको पहले से पता लग जाना चाहिए कि अच्छा ये हो सकता है कि सोशलिस्ट हो। अब गांधीयन का आपको पता है कि रूरल डेवलपमेंट पे वो ध्यान दे रहे थे, कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट पे ध्यान देने का काम है ये डीपीएसपी का। तो आपको आइडिया आ जाना चाहिए, अच्छा हो सकता है ये गांधीयन हो, ठीक है। अब आप देखिए गांधीयन, गांधीयन में ये आर्टिकल आते हैं, वैसे वो वहाँ भी है, आप ये लगा लीजिएगा, यहाँ तक गांधीयन में आते हैं, और लिबरल में ये आर्टिकल आते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा बेसिकली। इसका आप कोई ट्रिक से अगर याद कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, बेसिकली मैं ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर दूंगी पीडीएफ में। बट यस, आप अगर इसको नंबर वाइज अगर याद करेंगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा, बिकॉज आप फंडामेंटल, आप आर्टिकल 1 से लेके अगर 51 तक पढ़ेंगे तो आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगेगा। आपको
50 आर्टिकल आप याद कर सकते हैं, इट इज़ वेरी नॉर्मल। जैसे कि आपको 3 तो यही हो गए थे, 20, 21, 22, तो ये बहुत ही सिंपल है। जब आप इस चीज़ में आएंगे, आपका जब करने का आपका एक कहते हैं ना एक पैशन होगा, तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। और वैसे भी अभी आप इनमें ही पढ़ लीजिए, अभी हम आगे जाएंगे तब हम हर आर्टिकल को पढ़ेंगे, हर आर्टिकल को हम एक एक आर्टिकल को हम आगे पढ़ेंगे। ओके, हम आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि हम आर्टिकल 36 से शुरुआत करते हैं। अब आर्टिकल 36 बताइए इसमें कहाँ पे है, आप बताइए कि आर्टिकल 36 किसके अंडर आएगा। बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल 36 क्या बोलता है, किसके अंडर आर्टिकल 36 आता है, यही चीज़ आपको वेरीफाई करनी है। बेसिकली जब आप ये चीज़ें वेरीफाई कर लेंगे ना, तब क्या रहेगा कि आपको बहुत ही एक इजी हो जाएगा आर्टिकल्स याद करने में। आर्टिकल 36 पहला आर्टिकल है, डीपीएसपी का पहला आर्टिकल है। वो क्या कहता है, इट डिफाइंस, वो किसी के अंडर नहीं आता। मैंने आपको ये पूछा कि कहाँ आता है, तो है ही नहीं, तो वो किसी के अंडर नहीं आता। वो ये बताता है कि स्टेट क्या है। डीपीएसपी फुल फॉर्म है ये इतनी बड़ी, इसमें स्टेट है क्या आपको पता तो होना चाहिए। आपको डायरेक्ट किसको करना है, किसको गाइडलाइन दे रहे हो, किसी इंडिविजुअल को दे रहे हो, किसी फैक्ट्री को दे रहे हो, किसी बिजनेसमैन को दे रहे हो, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हो। तो इसमें इसने ये बताया है आर्टिकल 36, इट डिफाइन व्हाट इज स्टेट फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू बी फॉलोड। लाइक कौन से स्टेट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉलो करना है, वो है क्या स्टेट, क्या मैं स्टेट हूं या गवर्नमेंट स्टेट है। तो इसमें ये बताता है कि स्टेट क्या है, जिस स्टेट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉलो करने हैं वो स्टेट कौन सी है, ये बताता है आर्टिकल 36। इट सेज दैट द मीनिंग ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 36 इज सेम एज द मीनिंग ऑफ स्टेट अंडर पार्ट 3 विच इज फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप देखिए आर्टिकल 12 क्या कहता है। आर्टिकल 12 ये बोलता है, इट डिफाइंस स्टेट एज लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। आप देखिए ना कि लेजिस्लेटिव कानून बन रहे हैं, एग्जीक्यूटिव कानून लागू हो रहे हैं, तो वो क्या है, वो पूरा पार्ट स्टेट है। ये हमें आर्टिकल 12 बताता है। आर्टिकल 36 ये बोलता है कि जो 12 बोल रहा है वही बात मैंने मान ली है। बेसिकली इजीली अगर आपको समझना है तो आर्टिकल 36 ये बोलता है कि जो 12 बोल रहा है वही मैं बोल रहा हूँ। सिंपल, 36 और 12 एक ही है। आपको बहुत इजी हो जाएगा इस तरह से, अगर आप आर्टिकल को रिलेट करके पढ़ोगे आपको बहुत जल्दी जल्दी याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं आर्टिकल 37। इट हैज मीन देयर 3 characteristic. First it says that DPSP is non enforceable right. आर्टिकल 37 ये बताता है, इसके क्या है 3 पार्ट्स हैं। आर्टिकल 37 सबसे पहले ये बताता है कि डीपीएसपी इज नॉन एनफोर्सेबल, ये आपको पता है। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है इट सेज दैट फॉर गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री डीपीएसपी इज फंडामेंटल सोर्स। डीपीएसपी क्या फंडामेंटल सोर्स है हमारी गवर्नमेंट के लिए। कानून बनाएगी तो देखेगी कहाँ से कि मुझे क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या नहीं कर सकता, डीपीएसपी में ही देखेगी ना। अब थर्ड पार्ट, अ गवर्नमेंट मस्ट फॉलो द डीपीएसपी वाइल मेकिंग लॉज। अब क्या गवर्नमेंट को भी मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट को जब भी कोई कानून बनाती है तो डीपीएसपी को ध्यान में रख के ही कानून बनाना होता है। ये हमारा आर्टिकल 37 कहता है संविधान का। आगे चलते हैं हम। अब आप आगे देखिए, अब से ये आपके आर्टिकल ये शुरू हो गए, जैसे कि ये जो डीपीएसपी वगैरह है इनके जो आर्टिकल्स है, अभी जो ये सोशलिस्टिक डीपीएसपी है, गांधीयन डीपीएसपी, ये क्या आपसे स्टार्ट हो गए। आप देखेंगे तो हमने सारे आर्टिकल आपको इस तरह से बताए हुए हैं। अभी जब हम आगे थोड़ा और पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली हर एक आर्टिकल आपको याद ही हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 38 क्या कहता है। 38 बोलता है इट प्रमोट सोशल वेलफेयर। जैसे कि आपको पता है कि ये सोशलिस्टिक, सोशल का नाम आ गया तो आप समझ जाओ कि सोशलिस्टिक डीपीएसपी पे बेस्ड होगा। इट प्रमोट सोशल वेलफेयर, मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम। आपको पता है कि सोशली और इकोनॉमिकली और सोशली स्टेटस पे वो ध्यान देता था। तो सोशल स्टेटस एक जैसा कब होगा, जबकि क्या इक्वालिटी जो है इनकम में, अनइक्वालिटी जो है वो थोड़ी कम हो। ठीक है, इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी फैसिलिटी। अब जैसे क्या है ना कि सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। अगर कोई कहीं पे भी जॉब कर रहा है किसी प्राइवेट कंपनी में, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि किसी एक कैटेगरी को, किसी कम्युनिटी को ही आप जॉब दे दो, आप सबके लिए ओपन रखो। तो इस तरह के मैं आपके फॉर एग्जांपल एक समझा रही हूँ। तो सोशलिस्ट का काम है कि सोशल वेलफेयर हो,
सोशली लोग ग्रो करे, सो दैट क्या है ना कि स्टेट ग्रो करे, गवर्नमेंट ग्रो करे, कंट्री ग्रो करे। अब आगे देखते हैं, इट इज अ स्टेट ऑफ सिक्योर इट्स अ स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर दी प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। अभी मैंने आपको सेम चीज अभी जस्ट मैंने आपको बताई है कि ये क्या चाहते हैं कि वेलफेयर रहे पीपल का। पीपल क्या है, आगे हित में कार्य करें, हम जो भी कार्य करें, डीपीएसपी जो भी कानून लाए, डीपीएसपी को फॉलो इस तरह से डिजाइन किया है कि डीपीएसपी को जब गवर्नमेंट फॉलो करेगी तो सोशल बहुत ही उनके लिए वेलफेयर में रहेगा। सोशल जो लोग हैं, जो हमारी सोसाइटी है, तो जो भी लॉ रहेगा वो सोशली क्या है, हमेशा वेलफेयर करेगा। आप देखिए अभी क्या, ये जो आर्टिकल 38 है, ये क्या है, इट इज एडिड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974। इस एक्ट से इस आर्टिकल को ऐड किया था। ये आप जरूर याद कर लेना, ये बहुत नेसेसरी होती है, ऐसी चीजें पूछ लेते हैं एग्जाम में। अब हम आगे चलते हैं, आर्टिकल 39 क्या बोलता है, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। आर्टिकल 39 कुछ पॉलिसी बताता है कि ये पॉलिसी स्टेट को फॉलो करनी चाहिए। अब क्या कुछ, अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ डीपीएस में क्या होता है कि एक चीज लिखी होती है कि इसमें क्या होता है कि आप में जैसे फंडामेंटल राइट का तो फिक्स है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन डीपीएसपी में ये लिखा है कि हम ट्राई करेंगे ये सब देने का, लेकिन ये सब देने के लिए आपकी जो स्टेट की गवर्नमेंट, उसके पास इनफ पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सबको अब नरेगा है तो सब चाहते हैं कि मुझे तो 5,000 रुपये मिले रोज के, तो वो चीज़ नहीं होती। वो चीज़ क्या है, आपकी स्टेट के पास फंड कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो डीपीएसपी इस तरह से कानून इस तरह से चलता है। आप देखिए आर्टिकल 39 में जो सर्टेन पॉलिसीज है वो क्या है, द सिटीजन मैन एंड वुमेन इक्वली हैव द राइट टू एडुकेट मीन ऑफ लिवलीहुड। एक नॉर्मल जो लिवलीहुड है ना वो सबके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेंस अच्छी तरह से जी रहे हैं, वुमेन्स अच्छी तरह से जी रहे हैं, सबके पास इक्वल होना चाहिए। सेकंड, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ कॉमन गुड्स। जैसे कोई कॉमन गुड बढ़ता है, कोई राशन है या कुछ भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, पेंशन होती है, बहुत बहुत कुछ होता है, तो ये चीज़ें क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो इसमें नहीं होगी, सब जगह इक्वल होना चाहिए। सेकंड, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेल्थ। अब क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेल्थ। एक ही आदमी के पास अगर बहुत सारी दौलत आ गई तो फिर वहां तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना रहता है इसको, गवर्नमेंट ऐसे कानून बनाए जिससे क्या है किसी के पास धन इकट्ठा ना हो जाए बहुत ज्यादा। अब जैसे कि इसीलिए क्या टैक्सेस लगते हैं हर चीज पे। अगर आप 1 करोड़ का मकान लोगे तो ठीक है आप 33 लाख रुपए टैक्स दे दो फॉर एग्जाम्पल। तो क्या होता है कि इस तरह से इसीलिए टैक्सेस लगते हैं कि क्या कहीं भी कंसंट्रेशन ना हो वेल्थ का। आगे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मैन एंड वुमेन रिस्पेक्टिवली। अब ऐसा नहीं है कि मैन भी अगर लाइक आप मान लीजिए कि मैन भी मजदूरी कर रहा है, वुमेन मजदूरी कर रही है, तो मैन को तो मिल रहे हैं 500 रुपये और वुमेन को मिल रहे हैं 400 रुपये। ऐसा नहीं है, सबको इक्वल काम तो इक्वल पे भी मिलना चाहिए। अब आप देखिए, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस अगेंस्ट फोर्सिएबल अब्यूज। अब क्या होता है कि जहाँ पे कोई भी आप कंस्ट्रक्शन साइट देख लो, कोई गवर्नमेंट की या प्राइवेट या कोई भी, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा अब्यूज होता है लेबर्स के साथ। तो ये आर्टिकल कहता है कि आप ऐसे कानून बनाइए जिसमें कि ये लिखा हो कि भाई आप इनका वर्क टाइमिंग सेट कर दीजिए, आप इनका ब्रेक सेट कर दीजिए, या आप अगर इनको इतनी दूर लेके जा रहे हैं, गांव से 10 किलोमीटर दूर काम करवा रहे हैं, तो आप इनको पानी की सुविधा, वहाँ पे टॉयलेट्स की सुविधा, वहाँ पे खाने की सुविधा आप प्रोवाइड कीजिए। तो इस तरह के कानून है जो क्या कहता है, ये इसका पॉइंट कि हेल्थ का ध्यान रखें, हेल्थ का ध्यान रखें वर्कर्स का, जिससे क्या जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो करते रहे, बिकॉज वो हमारा क्या रिसोर्स है। अगर वो उनको उनकी अगर हेल्थ खराब होगी तो फिर हमारा ग्रोथ खत्म हो जाएगा। हमारा ग्रोथ कौन करेगा, आपको पता है ऑफिसर जाके मजदूरी नहीं कर सकता। तो बेसिकली उनकी हेल्थ का ध्यान रखना भी गवर्नमेंट का ही फर्ज है। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इट अब क्या अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट, अब क्या हर चिल्ड्रन को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो हेल्दी डेवलपमेंट हो उसका। जैसे आंगनवाड़ी वगैरह होते हैं, तो हर गवर्नमेंट चाहती है कि हर बच्चे को अच्छे से डेवलपमेंट मिले, हर बच्चा सब कुछ सीखे, वो अपना बचपन एंजॉय करे, और जो कम से कम होना चाहिए ना, जो मान मिनिमल खाना पीना अच्छा रहना, ये तो मिले ही मिले। ठीक है, आगे हम देखते हैं स्टेटमेंट पे, ये ऐड किया गया था। इट इज एडिड बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 46 इन 1976 बाय इंदिरा गांधी जी ने ये ऐड किया था। अब हम देखते हैं आर्टिकल 39A, ये भी सोशलिस्ट में ही आता है। आर्टिकल 39A कहता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू SC ST पुअर वुमेन BPL। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इक्वल एड टू, ऐसा नहीं है कि SC को आपने कुछ और कानून दे दिया फॉर एड। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि एड इन द सेंस की सहायता,
अब ऐसा नहीं होगा कि अगर एससी वाले जा रहे हैं तो आप उनकी मदद नहीं कर रहे, बिकॉज वो क्या है शेड्यूल कास्ट हैं, तो आप उनका काम नहीं कर रहे हैं। आपको सबकी सहायता करनी पड़ेगी। आपको क्या है वुमेन्स एससी एसटी वालों की आपको ये इसमें एक स्पेशली मेंशन किया है कि आपको इन पे फोकस करना है, बिकॉज पिछड़ा वर्ग है ना। पिछड़ा वर्ग क्यों कहते हैं? क्योंकि इन पे फोकस नहीं किया गया है। तो अब इन पे फोकस किया जाए, इसलिए ये क्या डीपीएसपी में लिख दिया है कि एससी एसटी पुअर, पुअर्स आएगा यहाँ पे, और वुमेन्स और बिलो पुवर्टी लाइंस सेम ही है, पुअर्स और बीपीएल सेम ही होते हैं। तो इन सब लोगों को आपको सपोर्ट करना है, ऐसे कानून आपको बनाने हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 41, स्टेट शैल गिव राइट टू वर्क। स्टेट को राइट टू वर्क देना चाहिए। हर स्टेट को, हर गवर्नमेंट को अपने यहाँ जो सिटीजन्स हैं उनको क्या देना चाहिए? राइट टू वर्क। ऐसा नहीं है कि वो कहीं काम कर रहे हैं तो उनके काम में आपने वो बोल दिया अरे हटा हटा नहीं कर सकता काम, ये नहीं होना चाहिए। हर किसी को अपना काम करने देना चाहिए, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, पब्लिक असिस्टेंस मिलना चाहिए। लाइक अभी किस स्टेज में मिलना चाहिए? ये मिलना चाहिए आपका सर्टेन केसेस में मिलना चाहिए, जैसे कि अब कोई ओल्ड एज है तो उसको आप पेंशन दो। अब कोई अनएम्प्लॉयमेंट है भाई, कोई बहुत ज़्यादा पढ़ लिया अब उसके पास नौकरी नहीं है, या फिर नहीं भी पढ़ा तब भी नहीं है, तो नरेगा वगैरह आप ऐसी चीज़ें करो जिससे क्या उसका घर तो चले, और घर नहीं चलेगा तो वो मर जाएगा। तो उसका फंडामेंटल राइट जो है वो वोलेट कर दिया आपने। फिर जो आर्टिकल 20 है उसका लाइफ ही छीन लिया, वो खाएगा नहीं तो जिएगा, कितने दिन जिएगा। अब आगे देखिए, अब जैसे किसी के अंदर डिसेबिलिटी है, अब डिसेबल आपने देखा होगा डिसेबल्स के लिए हमारे बसेस में सीट होती है, मेट्रो में सीट होती है। डिसेबिलिटीज़ के लिए हम हमेशा एक स्पेशल एक कैटेगरी रखते हैं, एक कोटा रखते हैं। तो बेसिकली डिसेबिलिटीज़ के लिए, या फिर कोई सिकनेस है किसी को, कोई बीमारी से, अब आप कोविड ही लगा लीजिए तो कोविड की कैटेगरी है तो उनके लिए हम कुछ एक अलग कोटा हमें रखना चाहिए, अगर ये परमानेंट बीमारी है जैसे कि अब हर साल ही आ रही है। तो इस तरह से चीज़ें स्टेट को ये सब करके ही लो बनाने चाहिए। आर्टिकल हमारा 41 बोलता है। आगे क्या है? बट अब क्या है, मैंने आपको वो वही मैंने बताया कि लेकिन क्या है, विद इन द लिमिट्स ऑफ इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ द स्टेट। अब कोई अनएम्प्लॉय आदमी बोल दे भाई मैं पीएचडी कर लिया, नौकरी मेरे को मिल नहीं रही है, मेरे को 1 लाख रुपए गवर्नमेंट से चाहिए, मेरे को यूपी सरकार 1 लाख रुपए दे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप यूपी सरकार को उसे एक को थोड़ी देने हैं, कितने लोग हैं यहाँ, सबको देने हैं। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे क्या काम रहता है स्टेट का कि एक लिमिट सेट हो जाती है, 5,000, 6,000, 1,000, कुछ भी अपनी लिमिट्स में रह के। आप क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, इस पे ये थोप नहीं सकती कि भाई पीएचडी वाले को तो तू 5,000 दे रहा है और 10th वाले को भी तू 5,000 दे रहा है, या फिर तू कम ज़्यादा। तो क्या है उसके लिए क्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट थोप नहीं सकती, ना ही कोई इंडिविजुअल थोप सकता है कि आप इतने ही रुपए दो। वो आपको अपना बजट दिखाएंगे कि जी हमारे साल का बजट इतना है, इतने बजट में हम जो कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। तो यही लाइन इसमें लिखी हुई है, बट ओनली विद इन दी लिमिट्स ऑफ द इकोनॉमिक कैपेसिटी ऑफ द स्टेट। अब हम नेक्स्ट करते हैं, हेयर इज ए केस स्टडी। अभी क्या इसके ऊपर आपको एक, अगर जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला या फिर जो राइट टू वर्क वाला है, राइट टू वर्क के लिए केस स्टडी है। उस केस का नाम है ओल्गा टेलिस, एनजीओ था ये एक, और बीएमसी। ये क्या है, बॉम्बे में ये एक केस हुआ था गवर्नमेंट के और ये एक एनजीओ के बीच में। इसको साथ में इसको एक अलग नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है पेवमेंट डेवेलर्स केस, पेवमेंट डेवेलर्स केस। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, बीएमसी ने क्या कर लिया था, इनका राइट टू वर्क छीन लिया था। इनके कुछ ठेले वगैरह लगे हुए थे, वो हटवाने के लिए बोल दिया था। अब उसकी वजह से क्या है कि काम नहीं कर पा रहे थे। तो ये पूरा केस है, हम इसकी पूरी स्टडी देखेंगे। अब क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट में वो गए तो उन्होंने बोल दिया कि हमारा राइट टू वर्क छीन लिया, तो हमारा राइट टू लाइफ जो है वोलेट हो रहा है। तो फिर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने ये उनको बोला कि देखिए ऐसा है कि आपने इनकी लैंड जो है ना, जिस लैंड पे आपने ठेले लगाए हैं वो गवर्नमेंट की लैंड है और आपने उसको एनक्रोच कर लिया, मतलब कब्जा कर लिया है एक तरह से। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने लिखा दे सेज गिव अस वर्क, लुक एट आर्टिकल 41। अब क्या सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है जी, हम तो नहीं जाएंगे, हम तो यहीं काम करेंगे। अब हम क्या करें, हमारे तो सारे जो ग्राहक है वो यहीं आने लग गए, जानने लग गए, हम कैसे जाएं, हम इतने साल से काम करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आपका कोई भी इस तरह का फंडामेंटल राइट नहीं है। तो वहाँ पे जो अगेंस्ट जो ठेले वाले थे उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, आर्टिकल 41 पढ़ के आओ। सुप्रीम कोर्ट को ज्ञान दे दिया उसने कि आर्टिकल 41 पढ़ के आओ, उसमें लिखा हुआ है काम तो करने से आप हमें रोक ही नहीं सकते। तब सुप्रीम कोर्ट ने उसे बोला कि देखो ऐसा है, ज़्यादा शानपत्ती में कुछ नहीं है, वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है
कि जो स्टेट की लिमिट होगी ना इकोनॉमिक कैपेसिटी की, उसी के अकॉर्डिंग आपको जगह मिलेगी। हाँ, आपको जगह मिल जाएगी, लेकिन अब आप यही बोल रहे हैं कि बीच के किनारे ही मुझे सामान बेचना है, वो नहीं मिलेगी। हम आपको जगह देंगे। जैसे आपने देखा होगा शहरों में होता है, क्या होता है कि जैसे कि कुछ एक दुकानें होती है ऐसी जो अगर शहर के बीच में है, उनको तोड़ के अगर गवर्नमेंट ने वो लैंड एक्वायर कर ली है, तो ऐसा मतलब नहीं है कि वो आपको कुछ दे नहीं रहे हैं। वो आपको सिटी से उस जगह से थोड़ा दूर या फिर उस जगह के आसपास आपको उतनी लैंड या उससे बड़ी या उससे छोटी लैंड आपको प्रोवाइड की जाती है। गवर्नमेंट इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है, लेकिन वहाँ पे आप गवर्नमेंट से लड़ नहीं सकते कि ले ले, तूने कैसे ले ली मेरी लैंड, मेरा तो आर्टिकल इसमें 41 में लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें नहीं होती है। ये जब ये आपको बताने का एक तरीका था कि इस चीज़ में ये मेंशन है कि राइट टू वर्क अगर है 41, तो सुप्रीम कोर्ट ये भी बोलता है कि हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि आर्टिकल 41 में ये लिखा है, लेकिन आर्टिकल आप डीपीएस पे पढ़ के उसमें ये भी लिखा है कि स्टेट की जो लिमिट होगी और स्टेट की जो लिमिटेशन को अगर आप क्रॉस करोगे तो उसमें आप क्या वॉयलेट कर रहे हो अपने लॉज को। तो क्या होगा कि स्टेट की लिमिट में ही आपको मिलेगा, आप जाके वहां पे लड़ लो। कोई लड़ तो नहीं पाया आज तक। सबका मन करता होगा ना कि जो ये ओल्ड एज की जो पेंशन आती है कि भाई 50,000 आए, कोई बोल पाया आज तक? नहीं बोल पाया। हरियाणा में अलग मिलती है, हरियाणा में शायद 2,000 है, राजस्थान में 1,000 है, 700 है। तो उस स्टेट की लिमिट ही उतनी है, इससे ज्यादा वो दे नहीं सकता। उसकी जनसंख्या के हिसाब से उसने एकदम कैलकुलेशन करके एक दिखाया होता है एक रिपोर्ट की भी मैं इतनी दे पाऊंगा। तो आप क्या है, इस तरह से लड़ नहीं सकते कि भाई वहां ज्यादा मिल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आपको क्या है, स्टेट के फैसले का रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। अब आगे के जो डीपीएसपी के जो आर्टिकल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।